अपने लास्ट वाला जो बता रखा था ना, उसको एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं जब तक बच्चे आ जाते हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि अपने मान लो 5 क्वेश्चन है ना, तो 5 क्वेश्चन के लिए अपने को जो टॉपिक मतलब ऐसे है कि ये अपने को श्योर पढ़ने ही चाहिए। तो उसमें आप भी देख लेना चाहे, एक तो जो एक्टिव पैसिव है ना, ये श्योर है, इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा लगभग हर बार। तो एक तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। भाई जो अंग्रेजी से नहीं है, जिनका कैसे भी करके कि अपन इस फर्स्ट पेपर को पार कर ले, तो एक तो एक्टिव पैसिव को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक जो अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, एक ये वाला टॉपिक। इसके अलावा ये 2 टॉपिक है, इनमें से आप जैसे एक प्रीपोजिशन हो गया, तो ये 3 टॉपिक तो ऐसे मोस्ट हैं कि आप चाहे कुछ और कोई टॉपिक पढ़ो कि नहीं, पर ये 3 एक बार अपन पढ़ लेते हैं तो अपना जो ग्रामर वाला पोर्शन है ये मानकर चलते हैं कि भाई 4 में से 3 क्वेश्चन के अपने मटेरियल तैयार हो गया। फिर एक ऑप्शन मान लेते हैं कि बाई चांस सवाल अगर पूछ ले तो किसका, बाकी चांस कम रहते हैं। टॉपिक तो ऐसे देने को तो इन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं, सिलेबस तो ये 10-12 टॉपिक का दे रखा है इन्होंने, पर जितने भी पेपर पिछले सालों के हो रखे हैं ना, उनमें मोस्टली ये 3 टॉपिक तो फिक्स रहते ही हैं, कभी ये इस तरीके से दे देता है। और वर्ड मीनिंग में तो अपने फिक्स आते ही हैं, तो वो तो करने ही करने हैं। मतलब मैं एक बार आपको मटेरियल दे देता हूं, आप अगर वो पढ़ पाते हो तो मतलब अपने लिए एक बार के लिए पर्याप्त है वो। ऐसा तो है नहीं कि भाई मान लो हिंदी में विलोम शब्द वगैरह का ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है, आप तो बड़ी बड़ी बुक्स आ जाती है उनके लिए। पर एक ये रहता है कि हाँ भाई अपन इंपॉर्टेंट कुछ तो याद कर लेते हैं, तो वो मैं आपको मटेरियल सारा यहीं से जो है अवेलेबल करवा दूंगा, आप उनको पढ़ लेना। तो इंग्लिश में ग्रामर में जो बच्चे बिल्कुल के बस कैसे भी करके 3 क्वेश्चन इंग्लिश में ग्रामर के और 1-2 वर्ड मीनिंग के सही हो जाएं, तब तक तो ये 3 या ये 4 टॉपिक तो बढ़िया से ग्रामर में पढ़ लो। और वो याद करने वाला मैं आपको जो है दे देता हूँ। जैसे आप जितने भी पेपर देखेंगे तो मोस्टली आपको इन तीनों के क्वेश्चन मिलेंगे। आप चाहे जो भी फर्स्ट ग्रेड का किसी भी समय का पेपर आप देख लेना, पेपर के हिसाब से ही चलना होता है, ऐसे नहीं तो मैं आपको 12 टॉपिक पढ़ाऊंगा तो 200 पेज की कॉपी कहाँ पढ़ पाएंगे आप। तो मैं जहाँ तक मेरा जो अनुभव रहता है, या फिर मैं जहाँ से जिस तरीके से हमेशा मेरा स्ट्रेटेजी रहती है, मैं फिक्स वैसे ही चलूँगा। तो आपको अंग्रेजी में ये ग्रामर वाला पोर्शन और वर्ड मीनिंग वाला मैं यहाँ से अवेलेबल करवा दूंगा सारा। कोई ये रहे कि नहीं भाई हमको तो सारा ही मटेरियल चाहिए तो मैं ग्रामर वाला भी पूरा दे दूंगा, ऐसा नहीं है। पर ये ऐसे टॉपिक है जो क्लास में डिस्कस करते और आपसे करवा लूंगा ना मैं, तो अपन एक श्योर हो जाएंगे कि चलो अपन ये टॉपिक पढ़े हुए हैं। चलो, तो मैंने अभी तक जो बताया है 5 मिनट एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन आपको बता देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से इतना ही बताया कि अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं भाई उनकी थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए अपने को। अपने पद परिचय नहीं आता है हिंदी की तरह का अंडरलाइन करके पूछा कि ये नाउन है एक प्रोनाउन, ऐसा अपने नहीं आता है। अपने इनके जो उपयोग हैं वो आते हैं, तो उस हिसाब से अपन चलेंगे। तो मैंने आपको इतना बताया था कि शब्द जो हैं बहुत सारे हैं, पर उनको 8 अलग अलग भागों में बांट दिया। आप चाहे तो 8 शब्द बोल दो, या उन 8 को हम क्या कह देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द एक ही बात है। वाक्य के टुकड़े कौन है, शब्द हैं। और वैसे भी शब्द की बात कर रहे हैं तो 8 मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि भाई अपने को कभी कुछ भी आगे पढ़ेंगे कोई नाउन प्रोनाउन का नाम आएगा तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 8 जो आपको मैंने बताया इनमें कौन कौन थे, देखो एक तो आपको थोड़ा मैंने बताया किसके बारे में, नाउन के बारे में। एक हमने बताया प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। एक हमने बात की किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। फिर हमने जो आपको थोड़ा परिचय आपको ध्यान हो वर्ब के बारे में बताया था। उसके अलावा एक और अपने क्या है, एडवर्ब है, और क्या है, प्रीपोजिशन है, फिर अपने कंजक्शन है, और एक हमारे जो है इंटरजेक्शन है।
तो ये 8 हैं। इनके बारे में आपको मैंने ऐसे इतना ही बताने की कोशिश की, भाई ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ही सही अपने को जानकारी रहे। जैसे मैंने कहा भाई नाम जितने भी हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, नाउन कह दिया, ठीक। और नाम की जगह पर हम जो लिख देते हैं उनको हम प्रोनाउन बोल देते हैं, सर्वनाम आपको बताया जैसा। फिर मैंने आपको ये कहा कि यही दोनों किसी सेंटेंस में क्या बनते हैं, सब्जेक्ट, और यही दोनों किसी सेंटेंस में क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही दोनों रहते हैं, ठीक है। ऐसा आपको मैं बता चुका हूं। देखिए बेटा, इसका ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि हमारा सबसे पहला टॉपिक ही लेंगे अपन एक्टिव पैसिव, क्योंकि टू द प्रैक्टिकल अगर बात करते हैं तो मैं टॉपिक आप 5वीं 6ठी से बड़ी किसी भी क्लास में हूँ, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए आप छोटे बच्चों की तरह ही रहेंगे, तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता। मैं मेरे हिसाब से पूरी व्यवस्थित आपको पढ़ा दूंगा। और वही बात कि पढ़वा की क्लास में आपके पिछले 10-15 पेपर में क्लास में एक्टिव पैसिव के सारे आपसे करवा देंगे, बस उसको ही पढ़ना बोलते हैं मेरी नज़र में। तो अपने को उस हिसाब से ही चलना है। तो एक्टिव पैसिव में भी क्या बार बार नाम आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दो और चाहे नाउन प्रोनाउन बोल दो, कोई खास फर्क नहीं है। ये दोनों ही कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे और ये दोनों ही कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये है एडजेक्टिव का कि विशेषण इन दोनों के लिए जितने भी शब्द आते हैं वो क्या हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। जितने भी शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के लिए आते हैं। वर्ब का मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर हम 2 ही पढ़ते हैं। एक तो अपनी हो गई क्या, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मैं बता चुका हूं कितनी होती हैं, 24। भाई अपने 11 तो इज आर एम हो गए, इज आर एम वाज वर डिड डू डज हैज हैव हैड। तो ये 11 तो प्राइमरी हो गई थी और 13 आपको मॉडल बताए थे, ठीक है। तो वो, और इसके अलावा मेन वर्ब मैंने इतना ही कहा कि बहुत सारी हैं, पर आमतौर पर इनके 5 रूप होते हैं। फिर एडवर्ब जो क्रिया विशेषण यानी जो इन दोनों के लिए आते हैं और अपने आप के लिए आते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। एडवर्ब आमतौर पर आप लोगों के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। एडवर्ब टॉपिक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स जैसे कि बैंक एसएससी वगैरह होते हैं ना, तो वहां तो ये पढ़ने पड़ते हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट के कोई एग्जाम ऐसे हैं नहीं जो मेरी नज़र में जिनमें एडवर्ब अलग से दिया हुआ हो। तो एडवर्ब अपने सिलेबस में बहुत कम काम में आते हैं। प्रीपोजिशन आपको बताए, आपको मैंने कहा भी कि आप पिछले पेपर में देखेंगे तो लगभग एक सवाल प्रीपोजिशन का मैं देखता हूं कि लगभग एक सवाल तो इसका आता ही आता है। किसका, प्रीपोजिशन का। जरूरी भी है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है इस वजह से। और कंजक्शन है, टॉपिक दे रखा पर इसके सवाल काफी टाइम से देखे नहीं है मैंने, फिर भी हाँ सामान्य जानकारी थोड़ी बहुत मैंने वैसे ही बताई थी इसकी। और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, जैसे मैंने कहा कि इसके सेंटेंस जरूर अपने काम के, बाकी इसका खुद का कोई ज्यादा काम नहीं रहता है। तो मैंने इन 8 के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है एक परिचय मात्र मैंने दिया था। ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने कोई टॉपिक जो आपको पढ़ाया था, क्योंकि टॉपिक तो अब स्टार्ट करना था मुझे। इसके बाद जो मैं आपको बता चुका था, फिर हम एक दिन बात कर रहे थे इसके बाद में किसकी, वर्ब के बारे में जरूर आपको बताया। हेल्पिंग वर्ब तो आपको बता ही चुका मैं, अभी मैंने बोला भी जैसे कि हेल्पिंग वर्ब 11 तो प्राइमरी हो जाती हैं और 13 अपने मॉडल हो जाते हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 24। ये सब लिखवा भी दिए, अपने ये सब जगह काम आएंगे। जैसे आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो वहां पर भी मैं अगर आपको कह दूं कि मॉडल, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 13 देखे हुए तो होने चाहिए कि भाई मॉडल मैं किसको कहना चाह रहा हूं, और 11 बाकी की जो हेल्पिंग वर्ब हो गई है वो। इसके अलावा जैसे मेन वर्ब की बात कर रहे थे, इसकी अभी आगे भी बात करेंगे। तो ये वाली बात मैं बता रहा था आपको, एक वचन बहुवचन मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि कोई जो संज्ञा होती है, नाउन जो होता है, वो वैसे आमतौर पर एक वचन होता है। और अगर कोई नाउन में, नाउन के आखिर में क्या है, एस जुड़ा हुआ है, तब वो क्या बन जाता है, प्लूरल। यही बताया था मैंने।
और ये ठीक विपरीत है क्रिया के। किसकी विपरीत है? वर्ब जो है वो मूल रूप से जो है वो क्या रहती है? बहुवचन होती है। और अगर किसी वर्ब के पहले से ही मतलब अंत में क्या जुड़ा हुआ है? एस, तो उस क्रिया को हम क्या माने? मतलब संज्ञा और क्रिया थोड़े एक दूसरे से अपोजिट दिखते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण भी अगर हम ले लेंगे ना, जैसे मान लो कि मैंने एक उदाहरण लिया होता खिलाड़ी, प्लेयर, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी जो है वो नाम है कि क्रिया? नाम है। खिलाड़ी क्रिया थोड़ी, हिंदी तो समझ ही सकते हैं। तो प्लेयर जो है वो क्या है? नाउन। तो मूल रूप से ये क्या है? एक वचन। और अगर मैं इसके जैसी क्रिया लिखता खेलना, प्ले, तो प्ले खेलना, खेलना क्रिया है। और क्रिया जो है मूल रूप से वो क्या होती है? बहुवचन। तो खिलाड़ी खेलता है, तब तो मैं क्या लिखता? प्लेयर प्लेज। और खिलाड़ी अगर बहुवचन होते, प्लेयर्स, तब मैं क्या लिख देता? प्ले। आपको याद, सॉरी, इसके ऊपर मैंने काफी डिस्कशन भी किया था, आपको याद हो लास्ट में मैंने ये कहा कि नाउन एक वचन होता है और जिस क्रिया में एस, वो क्रिया क्या होती है? अगर नाउन में एस जोड़ दिया तो वो बहुवचन हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बहुवचन। ये बात हो चुकी थी हमारी लास्ट में, आपको याद हो। देखो एक एग्जांपल वो सेम वही दिया था ना मैंने, कि भाई लड़का जाता है, तो अपन अगर इस तरीके से कोई वाक्य हो तो अपन क्या लिखें? बॉय गो या गोज? तो लड़का एक वचन है और क्रिया एक वचन, जिसमें क्या आता है? तो क्या हो जाता? बॉय गोज। और अगर मैं लिख देता बॉयज, अगर ऐसा लिख देता मैं, और आपसे पूछते कि गो होगा या गोज, तो यहां एस, ये बहुवचन है तो बहुवचन क्या हो गया? मतलब ये था कि नाउन में एस नहीं है तो क्रिया में एस लगा देते हैं, और नाउन में एस है तो क्रिया में एस। ये कोशिश की सिर्फ मैंने बताने की, ठीक है ना। तो ये शायद हमारे लास्ट में हुआ था, मैंने आपको 5-7 कुछ सेंटेंस भी दिए थे ये एक वचन बहुवचन वाले, ठीक है ना भाई। और भी देखो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता। मान लो मैं लिख देता हूं कि आपसे पूछे कि यहां पर क्या आना चाहिए, कि वह आता है। मान लो ये कोई सेंटेंस होता तो ही कितने जने हैं? एक। एक को अंग्रेजी में क्या कह दिया? सिंगुलर। तो क्रिया भी सिंगुलर आनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब के एंड में क्या? तो अपन क्या लिख देते? और अगर इसी की जगह बहुवचन होता, दे, दे होता, तो हम क्या कर देते? कम। तो ये एक वचन बहुवचन वाला मैं आपको समझा चुका था पहले, जो हमारे लास्ट में हुआ था। अब इसके बाद में मैंने कहा कि अपन टॉपिक शुरू करेंगे, तो अब टॉपिक अपन शुरू कर लेते हैं। देखो, और बेसिक चीजें मैं आज सारी आपको पूरी बता दूंगा। आप चाहे तो आज भी घर जाके जो पिछले परीक्षाओं में एक्टिव पैसिव के आए हुए हैं आप देखना, आपको थोड़ा थोड़ा ठीक लगेगा। और वो थोड़ा जो ठीक होता है उसको ही बोलते हैं याद करना, समझ में आना, ठीक है ना। बाकी ये रही कि बात के, देखो अपन तो यही चाहते हैं कि आपकी अगले जो भी त्योहार है वो स्कूल की छुट्टियों में बीते, बढ़िया आराम से। 15-15 दिन की छुट्टियां चल रही है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अभी जल्दबाजी कर रहे हैं, हमेशा ऐसा थोड़ी रहता है, समय एक साथ कभी नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों की अगली छुट्टियां स्कूलों में गुजरेंगी, तो वो भी एक अलग ही मजे ही हैं। और क्या, छुट्टियां छुट्टियां चल रही है। अभी 4 दिन स्कूल जाके फिर छुट्टियां 3-4 दिन की, फिर थोड़े दिन जाओगे फिर 15 दिन की छुट्टी, और है छुट्टियां ही तो है स्कूलों में। बड़ी आराम से खूब घर पे। कई लोग तो भूल जाते हैं 15-15 दिन की छुट्टियों में, सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं स्कूल में मास्टर भी हूँ क्या। कहते हैं घर वाले कि आप स्कूल नहीं गए बहुत दिनों से, बोले आप बहुत दिनों से झाड़ू पोंछे कर रहे हो तो आपको लग नहीं रहा होगा टीचर, आप टीचर हैं तो स्कूल जाओ भाई। ऐसे तो ये स्थितियां हैं, पर ये वास्तव में बहुत सच में सुकून की नौकरी, लेकिन वो सुकून पाना बहुत मुश्किल है। नौकरी लगने से पहले जितना टिपिकल है, वो सबसे टिपिकल टीचर लाइन इसलिए भी हो गई है, चाहे वो कोई महिला हो या पुरुष हो, सबसे आरामदायक नौकरी अगर मैं मेरे अनुभव से मानता हूं तो वो यही है। आप बैंक वगैरह में कभी जाकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा, लोग खाना नहीं खाने देते हैं। बहुत स्थिति बहुत ज्यादा टिपिकल है, पर ये चीजें वो देखता है जिसको एक्चुअली उससे मतलब हो। अब जिसको पता है कि मैं पढ़ ही नहीं रहा वैसा, तो वो ज्यादा विचार नहीं करते हैं, वो ज्यादातर इधर उधर ही घूमने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य स्कूल कभी है ही नहीं। और जब तक मन में टारगेट सेट नहीं, तो आप कितने ही घूम लें, अंत नहीं है कोई चीज का। और जिसके टारगेट आपको पता, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है वो कहते नहीं हो, वो गांव गए ही नहीं, उनका काम था कि गांव जाऊंगा 5 दिन खराब होंगे, वो गए ही नहीं। बहुत हैं ऐसे बच्चे, हो सकता है वो कहते नहीं हो, पर वो सच में वो लोग हैं जो सीरियसली किसी चीज को लेकर सच में लक्ष्य को प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हैं वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि त्योहार नहीं मनाए, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने मन में धार लिया
कि नौकरी लग के ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। और वो लोग तैयारी करते हैं फिर उस हिसाब से ही। तो इसलिए जिनको त्योहार मनाना वो बिल्कुल मनाएं। मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही रहेगा, आप अकेले पेपर देते समय जितने साथी रहेंगे वही आपके साथी है, और पेपर आप अकेले देंगे उस समय कोई आपको चूं तक नहीं बोल पाएगा, और वही लड़ाई आपको अकेले लड़नी। तो यहाँ पर भी वही चीज है, किसी का सहारा नहीं देखो आपके, भाई वो जा रहा है तो मैं, अरे नहीं भाई, ये पेपर में आपको कुछ नहीं बोलेगा। पेपर में आप अकेले होंगे और आपकी बात सुनने वाले भी अकेले और आप बोलने वाले भी अकेले, उत्तर अकेले लगाएंगे और वो एक एक उत्तर आपकी तकदीर लिख देगा। और रिजल्ट आपको पता ही है, रिजल्ट दोनों ही तरीके से मारता है। आपका सिलेक्शन हो गया तो उम्र भर वो परीक्षा आपके काम आएगी, और नहीं हुआ तब भी आप उम्र भर अपने आप को कोसेंगे। तो ये थोड़ा सा है ना, इस चीज को सीरियसली लेके पढ़ने से ले। तो मैं बेसिक चीजें आज पूरी बता देता हूं बढ़िया एक्टिव पैसिव की। आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में देखिए एक्टिव पैसिव में कुछ चीजें जो मैं पहले से वर्बली बता देता हूं। कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनको फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म का ज्यादा अनुभव नहीं है, तो उनको चिंता नहीं करनी, वहां लिखना तो है ही, ऑप्शन में रहता है। भाई मान लो कोई ऐसी क्रिया आ गई, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, अभी टॉपिक भी शुरू कर लेते हैं। मान लो एक क्रिया आ गई कोई ड्राइव, आगे हम पढ़ेंगे जब पैसिव पढ़ेंगे जब, कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, तीसरी, ये तो पढ़ेंगे। तो अब मान लो आपको इसकी तीसरी फॉर्म नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन तो है लिखे हुए, तो ऑप्शन से अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई साथी हो जिसको ज्यादा पता नहीं, हालांकि मैं जो काम आने वाली जो सामान्य क्रिया है उन सबके सेंटेंस करवा दूंगा, तो वैसे भी याद हो जाएगी। तो इसलिए आप परेशान नहीं होना कि आपको किसी क्रिया का रूप याद नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आपको लगभग अनुमान हो जाएगा कि हाँ हमको थोड़ा बहुत आने लगा है। तो यहां तक था बेसिक। अब आप अपने हेडिंग जो है कॉपी में, नोटबुक जहां पर भी है उसमें लिख दीजिएगा वॉइस। तो आप वॉइस लिख लीजिए आराम से इसको, है ना। इसकी थ्योरी क्या है क्या नहीं अपने को उससे कोई मतलब नहीं, क्यों बनाते हैं, कब अपने को मतलब है बनाते कैसे हैं। यानी हमारा जो प्रॉपर क्वेश्चन आता है वो एक सेंटेंस देता है, या तो एक्टिव से पैसिव पूछ लेता है, कभी कभी उल्टे भी पूछ लेते हैं। मतलब आपको पहले से क्या दे देता है, पैसिव दे देता है, और उसका उल्टा पूछ लेता है। पूछे कैसे भी, इसके दो छोटी छोटी चीजें हैं, उनकी जानकारी है तो हमसे गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहली चीज, वॉइस आप हिंदी में इसको वाच्य टाइप का कुछ बोलते होंगे, ठीक है ना। तो ये दो ही तरह का होता है सेंटेंस, या तो सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव वॉइस, ठीक है, और या सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सॉरी पैसिव हो जाएगा। दो ही तो होंगे, या तो एक्टिव हो जाएगा या फिर पैसिव हो जाएगा। आपको यही सीखना है कि कैसे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना है, या उल्टा पूछ ले तब क्या करना है, चीज एक ही है। तो हमको ये सीखना, एक्टिव से पैसिव बनाना। तो एक्टिव से पैसिव बदल दो या पैसिव से एक्टिव बदल दो। और इसके लिए आपको क्या बेसिक चीजों की जानकारी है, तो इतना ही सही रिक्वेस्ट है कि अब थोड़ा सा 15-20 मिनट कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, उनको ध्यान से देख लेना, फिर हमें आगे कहीं कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखो एक्टिव बनेगा या पैसिव बनेगा, ये बनेगा किसका, एक्टिव या पैसिव जो है वो बनते क्या हैं भाई, सेंटेंस का ही तो एक्टिव से पैसिव बनता है, पैसिव से एक्टिव बनता है, ठीक है। अब सेंटेंस में क्या चीजें होती ये भी आपको बता देता हूं मैं। देखो कि सेंटेंस में एक तो आपको अक्सर जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, आपको जब कहा जाए तब आप तसल्ली से लिख लेना, मैंने कहा हड़बड़ाहट की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखो सब्जेक्ट में दो चीजें आ जाती है, या तो होगा कोई नाउन मतलब नाम, रवि मोहन सुरेश, और या फिर क्या हो जाएगा कोई प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन, ही सी इट दे। सब्जेक्ट दो ही बनेंगे, या तो कौन बनेगा, नाउन बनेगा, और या फिर कौन बनेगा, प्रोनाउन। तो ये तो हो गया कौन, अपना सब्जेक्ट। इसके बाद में या तो क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब। कभी कभी नहीं भी होती, कोई बात नहीं, कभी कभी सिर्फ क्या मिलती है, मेन वर्ब, तो ये इसके बाद मिलेगी।
हेल्पिंग वर्ब आपको मैं बता चुका हूं अभी, 11 और 13 टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब मैं लिखवा चुका हूं। पैसिव वॉइस का नियम याद रख लेना कि अगर पहले से ही कोई वाक्य में क्या दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव बनाएंगे तब भी उसी परिवार की क्या लिखनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव बनते ही नहीं है। मेन वर्ब आई जाती है, इसको भी चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक अपने को क्या मिलता है बेटा, ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट का मतलब भी आपको फिर से वही बता दूं, ऑब्जेक्ट में भी या तो क्या होगा, नाउन होगा, और या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अभी बात करते हैं आगे। और इसके बाद कोई फालतू के शब्द, फालतू के शब्द से मेरा मतलब है एडवर्बियल। एडवर्बियल का मतलब है जो हमें बताते हैं जो घटना है वो कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, ये फालतू के शब्द। याद रखना बच्चों, एक्टिव पैसिव में हमें अपनी दुकान यहीं तक की समेटनी है। मेरे कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के आगे वाले शब्दों से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई घटना कब घटी, कहां घटी, कैसे घटी, उसका कोई लेना देना, ये चीज। तो इसमें 3 चीज हो गई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, क्रिया की बात कर ही लेंगे। और ऑब्जेक्ट में भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। फिर मैंने ये कहा कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ये जो फालतू के शब्द होते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में कब, कहां, कैसे, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। टुमारो लिखा हुआ है, टुमारो पड़े रहने दो। यस्टरडे लिखा हुआ, यस्टरडे रहने दो। लास्ट मंथ लिखा, उसको रहने दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, ठीक है ना। इसको मैं एक थोड़ा सा, अभी कोई नियम कानून कायदे नहीं, अभी सिर्फ बेसिक चीजें जो आपको छोटी बड़ी चीजें पता होनी चाहिए वही बता रहा हूं मैं। इसके आधार पर कोई सेंटेंस भी लिख देता हूं मैं आपके यहां पर। आई एम टेकिंग टी नाउ। देखो अब ध्यान से, है ना। सबसे पहले क्या आया इसमें, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर, जैसे इसमें ये सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। एम हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। टेकिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। बच्चों जो ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं जानते उनके लिए एक छोटी सी लाइन कहूंगा, मेन वर्ब के चिपका हुआ जो रहता है, मेन वर्ब के जो चिपका हुआ रहता है उसे ही आप क्या कहते हैं बेटा। भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि सबको आता है, क्योंकि मैंने कहा ना अपने लिए तो छठी क्लास के बच्चे भी हैं, अपने तो यहाँ सीनियर क्लासों के बच्चे भी होंगे, तो अपने लिए तो सारे बराबर हैं। तो मेन वर्ब के जो जस्ट बाद में है, मेन वर्ब के जो जस्ट बाद में है वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें मुख्य क्रिया के जस्ट बाद टी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। वैसे क्या टी नाम है कि नहीं, तो ये नाउन है। वैसे इसमें भूमिका क्या है, ऑब्जेक्ट। और कब क्या कैसे, ये नाउ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये इसको चेंज करना भी नहीं है। हमारा एक्टिव पैसिव कहां तक बदलेगा, इतना ही। जो कब, कहां, कैसे वाले जो शब्द होते हैं उनको चेंज अपन करते नहीं है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होते हैं, यस्टरडे, टुमारो, इसमें कोई छेड़छाड़। तो सबसे पहली चीज जो आपको रटनी है वो ये कि जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बदलेंगे, अभी तो मौखिक बता रहा हूं फिर लिखवाऊंगा, तो सर्वाधिक मैक्सिमम परिवर्तन 2 होते हैं। कितने, 2। 2 क्या क्या होते हैं, ध्यान से सुन लेना। एक तो बदलता है प्रोनाउन, क्या बदलता है, प्रोनाउन कितनी जगहों पर आता है, 2, या तो और या फिर। यानी एक चीज तो मैंने ये कह दिया कि एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो एक तो प्रोनाउन चेंज होगा, क्या चेंज होगा, और दूसरी चेंज होगी क्रिया, बस। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता। एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो मैक्सिमम परिवर्तन कितने, 2। क्या क्या बताए, एक तो क्या बदलेगा, प्रोनाउन, और दूसरी क्रिया। इसके अलावा किसी पर ध्यान नहीं देना है। एक बार सिर्फ ये लिख लो, मैं वो जो बोला वो हिंदी में लिखवाऊंगा भी आपको। ये छोटी छोटी चीजें आगे काम आएगी। तो ये तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है।
कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, फिर क्रिया आ जाती है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होती है, कभी नहीं भी होती है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। और कोई ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं जानता है तो मैंने स्पष्ट कहा कि मेन वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट है, ऐसा। ये जितनी भी बातें बताइए इनको लिखवा के भी समझा के अभी वाक्य भी मैं ही बनवा दूंगा। आप तो सिर्फ ये बेसिक ऐसी बता रहा हूं मैं कि आमतौर पर जब एक्टिव पैसिव अपन बदलेंगे तो वाक्य किस तरीके से लिखे रहते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाता है, फिर क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद के जो शब्द होते हैं जो कब कहाँ कैसे का जवाब देते हैं उनको पैसिव बनाते समय बदलते नहीं है, जिसको आप अंग्रेजी में कह दो नो चेंज। नहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो नाउ का देन हो जाएगा, इसमें नहीं होता है। तो चीजें इतनी ही ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने की बात करेंगे तो दो ही चीजें बदलती हैं, एक हमारा प्रोनाउन बदलता है और दूसरी क्रिया। ना तो कोई टेंस बदलते हैं, ना कोई एडवर्ब बदलते हैं, ना कोई बात। और ये हम थोड़ा सा पहले भी बात कर चुके हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन यानी या तो कोई नाम होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। हेल्पिंग वर्ब आ भी जाती है, कई बार नहीं भी आती है, जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब हो। लेकिन एक चीज जरूरी है, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बना सकते। एक्टिव तो सामान्य वाक्य तो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी बन जाता है, पर पैसिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन पाते हैं। तो वो मैं सारा अभी आगे बता दूंगा। ये परिचय है 15-20 मिनट का, उसको अपन ढंग से देख लेते हैं। कोई भी सवाल जब मैं दूंगा बाद में तो पूछना नहीं किसी से, आप गलत सलत जैसा आपसे बन पाता हो ना कर लेना, खुद को ही सुधारना पड़ेगा, दूसरा कोई साथ नहीं आएगा। हम कल पहली क्लास लेते तो कल भी सुस्ती एक बार तो रहती, पर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ती, चाहे यहां से करो या कहीं और से। तो जिसको ईमानदारी से पढ़ना है वो देखो घर पे भी पढ़ लेगा, और नहीं पढ़ना है तो आप जिस स्थिति में हैं आपको कोई अलग से मोटिवेट की जरूरत नहीं। अपने परिवार अपनी जेब की हालात सब जानते हैं, बताते नहीं वो अलग बात है। कौन नहीं जानता कि खाते में कितने पैसे और घर वालों के हालात कैसे हैं, सब जानते हैं, इसलिए सब मोटिवेटेड है, तभी तो यहाँ पहुंचे। अगर मोटिवेट होते ही नहीं तो यहाँ पहुंचते ही नहीं, तैयारी करनी है। अब यहाँ पहुंच के भी नहीं पढ़ते हो तो देखो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी। इस उम्र में कोई आपको ये भी नहीं कहेगा कि भाई आप पढ़ो कि नहीं पढ़ो। स्कूल में होते तो शायद आपको मैं समझाता कि पढ़ लो, आगे ऐसे ऐसे काम आएगा। पर अब जिस स्थिति में आप लोग हैं, मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि स्कूल के बाहर और अंदर की दुनिया बहुत अलग अलग है। उम्र निकल गई लोगों की, स्कूल के बाहर बच्चों को छोड़ते हुए कभी अंदर नहीं जा पाई। ये तो दायरा ना, ये मतलब नौकरी लगना के बाद तो बहुत आसान होती चीजें, पहले नहीं होती आसान। अभी जैसे आपके लिए बहुत टफ कंपटीशन है ये, जिस दिन आप लग जाएंगे उस दिन सोचेंगे अरे यार इसके लिए कितना तो परेशान हुए। तो ये सब चीजें सबके जीवन में आती हैं। चलिए, लिखा आपने सब ये। अब इसमें नीचे एरो करके छोटी सी हिंदी में मिक्स में लैंग्वेज में एक छोटा सा लिखो। आप लोग लिखो, किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस वाक्य को एक्टिव से पैसिव, किसी सेंटेंस वाक्य को एक्टिव से पैसिव
में बदलने के लिए किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए दो चेंजेस, दो परिवर्तन किए जाते हैं। दो चेंजेस किए जाते हैं या दो परिवर्तन किए जाते हैं। मतलब दो चीजें आपको याद रखनी है। वो दो चीजें आपको याद हैं तो आप चाहे तो अभी बैठ के एक बार ऑप्शन देख लेना, लगभग आपके आंकड़े मिलने लगेंगे। हाँ, कुछ छोटी छोटी चीजें वो तो प्रैक्टिस से आएगी। तो मैंने अभी तक ये कहा कि हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, यहां किसी के मन में अगर कोई सवाल आ रहा हो कि हम तो एक्टिव भी नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी लिस्ट बनाऊंगा ना, एक तरफ एक्टिव की दूसरी तरफ पैसिव की, बात खत्म, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो परिवर्तन कितने बताए मैंने? दो चेंज होते हैं। दो क्या बदलते हैं? एक तो क्या बदलता है? प्रोनाउन, और एक क्या बदलती है? क्रिया। बस, बाकी में कोई छेड़छाड़। देखो, नाउन कभी नहीं बदलेगा, रवि का रवि रहेगा, श्याम नहीं होगा। बस, तो प्रोनाउन बदलता है, क्रिया बदलती है। जिसमें से भी प्रोनाउन तो रटे पड़े हैं बच्चों को, आई का मी, ही का हिम। सिर्फ एक चीज याद करनी है, वो 6 लाइनें हैं क्रिया की, वो याद कर लो और लगभग सारे सवाल अपने हो जाते हैं। सिर्फ एक उतनी सी चीज के लिए बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बाद में जब वो देखते हैं कि यार चीजें इतनी मुश्किल भी नहीं होती है अगर हम ढंग से बैठे तो। खैर, तो यहां तक मैंने बताया। इस वाक्य को आगे अपन समझेंगे, बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दो चेंज करते हैं। तो पहला चेंज, फर्स्ट चेंज लिखो आप। पहला चेंज तो अपन लिख लेते हैं किसका? प्रोनाउन का चेंज। भाई मैंने अभी तक यही बताया है कि एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कितने परिवर्तन होते हैं बच्चों? दो क्या क्या? एक तो प्रोनाउन और दूसरा वर्ब। याद रखें, इसमें टेंस बदलते नहीं हैं। टेंस बदलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये याद रखना। तो एक तो क्या चेंज होगा? प्रोनाउन। ठीक, तो प्रोनाउन की तो छोटी सी लिस्ट है, लगभग सबको ध्यान रहती है। एक तरफ तो लिख लीजिए आप लोग एक्टिव, और एक तरफ आप क्या लिख लें उसके? पैसिव। तो ये जो लिस्ट है ये तो आमतौर पर याद रहती है, नहीं भी याद रहेगी तो हो जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है ये। जैसे अगर एक्टिव में आई लिखा है तो पैसिव में उसको अपन क्या बना दें? मी। आई का क्या बना देना है? मी। और मी दे रखा होगा तो मी का क्या कर देना? आई कर देना। अगर वी दे रखा हो तो वी का क्या करते हैं? अस। भाई ये तो बहुत छोटे छोटे चेंज हैं। जैसे मान लीजिए ही दे रखा हो तो ही का क्या हो जाएगा? हिम, और हिम का क्या हो जाएगा? ही। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है? सी, तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक है, सी का हर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखा मिले दे, तो दे का दैम हो जाएगा। और यू का क्या रहेगा? यू का तो चेंज ऑब्जेक्ट यही रहता है ना, ठीक है ना। तो मान लीजिए ज्यादातर ये, और इट वगैरह तो खैर बहुत कम रहते हैं। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं जो बहुत मतलब बहुत मुश्किल हो याद करने में। लिख लो एक बार ये। तो ये प्रोनाउन का चेंज है। आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू। अब जैसे बच्चों मैंने इसमें आपको योर नहीं बताया तो योर आए तो छेड़ना ही मत। मैंने इस लिस्ट में हिज दिखा क्या कहीं आपको? तो छेड़ना ही मत, हिज को हिज ही पड़े रहने देना। जो इसमें नहीं है तो फिर इसको छेड़ना नहीं है। तो ये था परिवर्तन संख्या 1। और कुल परिवर्तन कितने होते हैं? 2। तो होना आसान, आधा तो हो गया। और ये लगभग मेरी जानकारी में शायद बच्चों को याद है, सबको याद है। जो कुछ एक के लिए नया है वो वर्ब वाली लिस्ट जरूर मैं मानता हूं कि नई हो सकती है। तो प्रोनाउन का चेंज ये हमें करना है, इसको लिख लो। फिर इसकी मेन जो लिस्ट है वर्ब वाली वो लिख के बस बात खत्म। फिर सवाल करेंगे सीधा ही। मेन यही चीजें, इनको थोड़ा याद कर लिया तो अपना काम बन जाएगा। आप चाहे 50 किताबें पढ़ लो और चाहे 200, नियम नहीं बदलते हैं कभी भी।
तरीके हैं अपने अपने, कोई किस तरीके से पढ़ाता। हम 10वीं 12वीं में थे तो हमको 15-20 पेज में पढ़ाए, पर टेंस और हमको याद कभी नहीं हो पाए। अपने अपने तरीके होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। पर अब जितने भी टीचर नए हैं वो पिछली पुराने तरीकों से नहीं पढ़ाते हैं। नहीं तो ज्यादातर उस समय का ये रहा कि संजीव पासबुक वगैरह में जैसे जैसे एग्जाम्पल थे वैसे वैसे छाप दिए कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, ये एकदम एज इट इज जो है छाप छाप के टेंस वगैरह पढ़ाए। पर अब चीजें बदल गई है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोनाउन का चेंज। आपको मैंने कह दिया कि नाउन नहीं बदलेगा। नाउन का मतलब यह है कि नाम, जैसे लिखा हुआ है बुक, तो बुक को बदलना नहीं है। ये है तो ये बदलना है। तो परिवर्तन होते हैं 2। हुआ कितना अभी अपना? 1। अब लिखते हैं नंबर 2। ये लिखा सभी ने? ठीक है। सेकंड चेंज, वर्ब का चेंज। याद रखना बच्चों, टेंस नहीं बदलेंगे, वर्ब चेंज हो जाती है, टेंस नहीं बदलेगा इसमें। अगर थ्योरी पढ़ते तो मैं बहुत सारी थ्योरी लिखवा सकता था इसकी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझा कर कि इनका बनेगा नहीं बनेगा, क्यों बनता है। पर हमारे थ्योरी नहीं आता, प्रैक्टिकल आते हैं, तो उस हिसाब से ही चलेंगे हम। वर्ब का चेंज, ठीक है ना। इनको कैसे कैसे जमाना है सब मैं एक एक बताऊंगा। बिल्कुल छोटे बच्चे करते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो इसलिए आप थोड़ा साथ चलते चलो, है ना। वर्ब का चेंज, इसमें भी आप, यही लिस्ट है मेन। ये जो लिस्ट अब बना रहे हैं यही पूरे एक्टिव पैसिव का आधार है। ये लिस्ट याद करके भी बैठ के तब भी ऑप्शन से लगभग उत्तर अपने मिल जाएंगे। चाहे तो आपको जब समय मिले आज ही ट्राई कर लेना। चाहे अधिकतर बच्चों को जानकारी है, जिनको नहीं है वो अब प्रैक्टिस से हो जाएगी। तो एक तरफ तो एक्टिव लिख लीजिएगा आप लोग, और दूसरी तरफ क्या लिख लें? पैसिव। एक्टिव और पैसिव। तो सबसे पहली स्थिति, हां, अगर कभी किसी वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई हो? फर्स्ट फॉर्म। मैं प्रैक्टिस करा दूंगा सबकी। कोई क्रिया लिखी हुई हो, कोई छेड़छाड़ नहीं है उसमें, या उस क्रिया के अंत में क्या छिपा हुआ हो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या वर्ब में एस, ईएस भी एस ही है लास्ट में, ठीक है। या फिर आपको दिखाई दे डू या डज। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है, ये भी देखो और छोटे स्थिति से समझा देता हूं। ये जब रहेंगे तो कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी नहीं, और या फिर आपको क्या दिख गया? डू या डज। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में ऐसा नजर आए तो आप उस सेंटेंस को किससे बनाएंगे? इज, आर और एम से। ध्यान से सुन लेना, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, बहुवचन हो तो आर, और आई हुआ तो एम हो जाएगा। ये कब करने हैं? जब अपने को ये दिखाई दे, मतलब समझ लो कि ये रहेगा तब एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आगे दूसरी स्थिति, अगर एक्टिव में पहले से ही आपको क्या नजर आ जाए? इज, आर या एम, और ये नजर हो और इनके साथ में क्रिया में क्या जुड़ा हो? आईएनजी। ध्यान से सुनना, इज, आर। अरे पीछे क्लास और चल रही है क्या? एक क्या हुआ? आवाज मुझे आ रही है तो मतलब टेबलें बोल रही हैं क्या? देखो ऐसा है कि कोई चीज पूछने की है तब तो मैं, और बातचीत करने की है तब आपस में, पर आप लोग बात करते हो और उसकी आवाज यहां तक आती, ये कौन सा तरीका है? ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये, आप दोनों बात करो तो आप खूब बातें करो अपनी तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप तक ही सीमित रखो। कोई दूसरा जो उम्मीद लेके आए उसको डिस्टर्ब मत करना, ये थोड़ा सा याद रहे। आप खूब बातें करो मेरी तरफ से, तो अपने तो डांस वांस करो क्लास में, दूसरे कोई डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, बस अपनी एक ही शर्त है। क्योंकि क्या होता है कि हालात सब धीरे धीरे सेट कर देगा। अभी क्या नए नए होते हैं तो क्या थोड़ा समझ में नहीं आती चीजें, और इसमें दिक्कत है समझने में। तो मैंने कहा 20 मिनट में छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल खुद ही कराऊंगा। उस समय आपको दिक्कत हो तो पूछ लेना, मैं कहीं भाग के नहीं जाऊंगा। समय चला जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा। बाल काले हैं, थोड़े दिनों में सफेद हो जाएंगे,
मेरे नहीं, आपके, मेरे तो हो गए। तो देखो इज आर एम, एक चीज याद करके रट लेना कि किसी भी एक्टिव में पहले से अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो इधर भी यही हेल्पिंग वर्ब काम करेगी। अगर इज आ गया तब भी इज आर एम काम में लेना है, आर आ गया मतलब हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ जाए इन तीनों में से तो इज आर एम का तो क्या रखना है, इज आर एम ही। भाई एक वचन हुआ तो इज, बहुवचन हुआ तो आर, और आई हुआ तो, बस एक चीज रट लेना कि जब भी किसी एक्टिव में क्रिया में क्या दिखाई दे, आईएनजी, तो समझ लेना वही ऑप्शन देखो जिसमें क्या लिखा हो, बीइंग। अरे भाई आपको एक्टिव का कोई सवाल दे दे, उसमें क्रिया में क्या जोड़ रखा है, तो सिर्फ उसी ऑप्शन को देखो जिनमें क्या लिखा है, तो एक दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। तो दूसरी चीज, तो जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब इनमें से दे दे तो इनको इनमें ही रखना है, ये परिवार नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि इसका आवाज ठोक दो, टेंस बदलते नहीं है, वर्तमान है तो वर्तमान ही रहेगा। तो इजारेम दे रखा हो तो इजारेम का इजारेम ही रखना है, मतलब कि एक वचन हुआ तो इज कर लेना, बहुवचन हुआ तो आर, लेकिन वो जो वर्ब में आईएनजी है उसकी वजह से क्या जोड़ना है, बीइंग। यानी जब भी किसी एक्टिव में क्रिया में आईएनजी है तो बीइंग लिखना ही पड़ेगा। कितनी बातें हो गई, दो। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है क्या, हैज या हैव। तो हैज या हैव का तो देखो हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ गई रहेगी उसी परिवार की। हैज हैव का क्या रखना है, हैज हैव ही रखना, टेंस थोड़ी बदलते हैं। बस एक चीज है कि हैज हैव में अपनी तरफ से क्या जोड़ दिया, बीन। एक वचन हुआ तो क्या हो जाएगा, हैज, और बहुवचन हुआ तो हैव। लेकिन हैज हैव का रखा क्या, हैज हैव, चेंज नहीं किया। हैज हैव में जोड़ क्या दिया, बीन। पहले से आईएनजी है तो क्या किया, बीइंग। तो हो गए चेंज, दो तीन, सॉरी। आगे बात करते हैं। इसके अलावा फोर्थ में ये हैज हो गया। इसके बाद में बात करते हैं, अगर कहीं पर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी मिले, सेकंड, या आपको क्या लिखा मिल जाए, डिड, तो इनका अपने को बनाना होगा वाज या वर। ये पहला और चौथा ढंग से देख लेना, एक वचन हुआ तो वाज और बहुवचन हुआ तो वर, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तब। और अगर पहले से ही आपको क्या दे रखा हो, वाज या वर, ये रहेगा जब आपको क्रिया में क्या जुड़ी हुई दिखेगी। और मैंने अभी कहा कि अगर पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसी परिवार की रहेगी, चेंज नहीं करना। बस एक चीज है, आईएनजी का क्या करना है, बीइंग करना है। आईएनजी का क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे। यानी चेंज तो ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। भाई मैंने इज आर एम का क्या रखा, इज आर एम। हैज हैव का क्या रखा, हैज हैव। वाजवर का क्या रखा, वाजवर। जो अगर बदलने की बात है, या तो किसमें ज्यादा सोच लो, थोड़ा पहले में, और या किसमें सोच लो, चौथे में। ज्यादातर इसका आता है। आपकी पिछली बार पता नहीं गेव का कोई वाक्य था, गेव सेकंड फॉर्म में, सीधा वही देखना था जिसमें क्या हो, वाजवर, उत्तर मिल जाता। छोटी सी चीज थी वो। इसके अलावा अगर आपको लिखा मिले क्या, हेड, तो हेड का तो एक वचन बहुवचन होता ही नहीं है, हेड में अपन क्या जोड़ लेंगे, बीन जुड़ जाएगा। यानी हैज हैव और हेड में क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। इसके अलावा और क्या बच गया, बाकी बचे मॉडल्स। मॉडल्स याद है, थोड़े से गलती से याद हो तो देखो, सेल, विल, कैन, ये सब हैं। 13 मॉडल लिखवा भी रखे हैं मैंने, जिनको नहीं पता पूरे 13 लिखवाए। तो जो मॉडल होते हैं, मॉडल तो वही रहेंगे, छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको उसमें क्या जोड़ दो, बी। जैसे कैन का कैन बी, विल का विल बी, यानी मॉडल में क्या जोड़ दिया, बी। कितने चेंज हो गए, अगला और आखिरी, बस लास्ट। यही एक्टिव पैसिव की पूरी कहानी खत्म। लास्ट ये है कि कभी अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको टू बी थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये हो गया पैसिव वॉइस का पूरा चेंज, इतना ही होता है। ये लिख लो आप लोग, इसको ही याद करना है, इसी पर ही। अब कोई चेंज नहीं है, अब नियम नहीं है कुछ भी, अब इनको ये याद करने वाले हैं। तो एक बार लिख लो। अभी इसको मैंने समझाया नहीं, सिर्फ लिखवाया है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अभी सिर्फ लिखवा रहे हैं, इनको बताकर फिर मैं वाक्य बनवाऊंगा खुद सबसे, तो धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे उनसे होने लगेंगे खुद सेंटेंस।
एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो मात्र दो चेंज हैं। पहला प्रोनाउन का जो कि बिल्कुल आरामदायक है, लगभग याद है सारा, और दूसरे जो क्रिया का है इसमें भी बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं है। अगर पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसी परिवार को ही रखो, नया कुछ भी मत लाओ। तीन चीज खास कर याद रख लेना। पहले से ही वर्ब में आईएनजी है तो बीइंग होगा ही होगा, हैज हैव हैड है तो बीन लगेगा, और मॉडल है तो बी, बस। तो ये इतना सही है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रट जाएगा, पर आप जैसे जैसे वाक्य बनाओगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे। ये ऐसे गणित में सूत्र याद नहीं होते हैं, पर सवाल कर लेते हैं तो याद रह जाते हैं। तो इसलिए ये सब मैं याद करवा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सभी की। आप अपनी बढ़िया तैयारी करते रहो, रिजल्ट से चिंता नहीं करें। आपकी तैयारी जैसी होगी वैसा ही रिजल्ट है। आपका रिजल्ट आप अभी बना रहे हो, बाद में नहीं बनता है रिजल्ट कभी भी। तो आपका मन तो जानता ही है आपकी तैयारी किस स्तर की है, तो बस रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। जितने भी साथी हैं सब अनुभवी हैं, सबको पता है कि हम पेपर देते ही रिजल्ट हाथ में ही लेकर आते हैं, बस बाहर बताते झूठ है। क्योंकि हमको पता है कि हम जो पेपर देकर आए हमको मन में सब पता है कि नहीं होगा। तो ये मन में ही जैसा वैसे ही रहो बाहर, तो तैयारी तब काम आएगी। इसलिए आज जब पता है कि तैयारी ठीक करनी चाहिए तो करो भाई। ये सब भाग जाएंगे, यहाँ वाले दोस्त कभी काम नहीं आएंगे, ना रहेंगे साथ में। क्योंकि दो दोस्त हैं, अगर एक का सिलेक्शन हो गया तो दूसरे को गरीब ही रहना पड़ेगा, और गरीब ही रहेगा वो, उसका फोन तक नहीं उठाएगा कुछ दिनों बाद में। क्योंकि एक तो स्कूल के बाहर रह गया और एक स्कूल के अंदर चला गया, और ये दायरे बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं कभी भी। तो ये इनको इस तरीके से याद कर लेना, लिख भी जाओ आराम से, कि पहले से जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ये इजारएम है, इजारएम रखा, हैज हैव रख दिया, वाजवर है, वाजवर रख दिया, हेड का हेड, मॉडल का मॉडल। तो चेंज थोड़े से ही हैं। एक तो ये वाला याद रख लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस है या डू डज है, तब अपने को क्या बनाना, इजारएम। एक ये कि सेकंड फॉर्म है या डिड है, तब किससे बनाना, वाजवर से। बस दो ही हैं थोड़े से जो अलग हैं। बाकी तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसी परिवार की लिखी है, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया अलग से। तो एक बार आप तसल्ली से इसको लिख लो। तो ये तो बताया मैंने कि परिवर्तन कितने होते हैं। अब अपना मेन मुद्दा कि वाक्य को बदले कैसे। तो एक मैं आपको तरीका बता देता हूं, फिर एक वाक्य मैं बदल के बताता हूं, फिर अगले दो तीन वाक्य थोड़ी थोड़ी गलतियां होते होते पांच छठे तक खुद एकदम परफेक्ट बनेगा। बस फिर अपना प्रैक्टिस ही बढ़ेगी आगे। तो इसलिए इससे नहीं घबराएं कि हमारा वाक्य गलत, कोई नहीं, एक दो गलतियां स्टार्टिंग में होती रहेगी, लेकिन अपन जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे तो सही भी नहीं कर पाएंगे। आपने लिखा क्या ये वाला? ठीक है, तो ये लिख लिया। मैंने यहां तक इतना ही बताया है कि दो परिवर्तन होते हैं, प्रोनाउन बदलते हैं। प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट में रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट में रहेगा। एक बदल जाती है वर्ब, टेंस वगैरह बदलते नहीं है। तो अब आप इसमें नीचे एरो करके लिखिएगा, ये लिस्ट के नीचे। हाँ जी, लिख लो लिख लो। मतलब ऐसे अगर आप रटना भी चाहें तो एक पहला और एक चौथा जो है ना, ये थोड़ा जरूर मतलब ऐसा हो सकता है कि यार इसको अपन थोड़ा रट लें। बाकी लगभग सारे जो हैं ठीक ठाक हैं, याद होने वाली स्थिति में हैं। मॉडल जिन बच्चों को नहीं पता, तो पूरे 13 मॉडल लिखाए हुए हैं मेरे। उस समय भी मैंने कहा था कि आने वाले समय में कभी मॉडल नाम आए तो आप ध्यान रखना कि 13 होते हैं, ये वाले हैं। हाँ, अब आप इसमें लिखो नीचे, इसके नीचे कोई लैंग्वेज आप जैसा आपको उचित लगे वैसा बना के लिखेंगे।
किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव, किसी वाक्य को, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव निम्न तरीके से बनाया जाता है, बदला जाता है, जो भी आपको लैंग्वेज लिखना है। किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव निम्न तरीके से बदला जाता है या बनाया जाता है, जो भी हो। मतलब एक्टिव से पैसिव का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है सेंटेंस का, वो चेंज दो ही होते हैं जो बता चुका हूं मैं, नियम यही रहेंगे जो हैं। अब सेंटेंस को बनाना कैसे, वो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। निम्न तरीके से बनाया जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि स्टेप्स, किस तरीके से बनाना है। तो एक आपको वाक्य लिखवाया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, याद हो तो, अंग्रेजी में था ना एक, आई एम टेकिंग, आपको अभी नहीं लिखना है ना, एक बार ये तो सिर्फ आपको समझाने के साथ, आई एम टेकिंग टी नाउ, ये एक वाक्य लिखवाया था मैंने शुरुआत में। तो सबसे पहले काम, जितने कोई भी सेंटेंस एक्टिव पैसिव बनाने का आएगा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए वाक्य दूंगा, ये तो मैं समझा ही रहा हूं, आगे वाले आप ही बनाने। सबसे पहले देखो कि ये अपना क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये नाउन है या प्रोनाउन, प्रोनाउन है। हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, है। मेन वर्ब आई रखा है, ये मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के चिपका हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट है। वैसे ये टी क्या है, नाउन। और ये आगे जो है एडवर्ब है, जो टाइम। ये सेंटेंस लिखवाया था मैंने पहले। तो निम्न तरीके से बनाया जाता है, सबसे पहली स्टेप नंबर 1 लिखो, ये सेंटेंस नहीं लिखना, पहला नंबर लिखो। तो सबसे पहला काम अपना क्या है सेंटेंस में, लिखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। नंबर 1 लिखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ये सेंटेंस तो आपको मैं कहूं तब लिखना भैया, अभी तो सिर्फ आप पहला स्टेप लिखो। पहला काम क्या करना अपने को, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। और कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूं भाई। सबसे पहले तो टॉर्च लेके ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। मैंने भी कहा ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के चिपका हुआ रहता है। मुख्य क्रिया क्या है, खींचने की, क्या खींच रहा है वो, चाय। तो इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आया टी। तो सबसे पहले क्या ढूंढा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टी। इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ये नाउन है या प्रोनाउन, और नाउन बदलते नहीं है। तो इसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाने के लिए उठा के कहां पटक दो, शुरू में। तो इस नाव को सबसे पहले लिख दिया, सॉरी इस टी को हमने जो है यहां ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के सबसे पहले हमने क्या लिखा, टी। पहला काम हुआ। नंबर 2 लिखो अब उसमें आगे, सेकंड नंबर लिखिएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना अनिवार्य होता है। हेल्पिंग वर्ब लिखना अनिवार्य होता है। मतलब बच्चों याद रखो, जब पैसिव बनाने की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो जरूरी है, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव बनेगा ही नहीं। तो दूसरा काम अपने को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। याद करो, पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसी परिवार को रखना है। अभी कुछ समय पहले देखो, ये अभी सेंटेंस में अपने को क्या लिखा हुआ मिल रहा है, इज़ार-एम का क्या रखना है, इज़ार-एम रखना है। आई के साथ क्या था, टी के साथ एम आएगा या इज़ार-एम में से क्या आएगा बताओ, टी। इज़ार-एम में से क्या आएगा, इज। तो यहां क्या लिख दिया, जो हेल्पिंग वर्ब उसी परिवार की रखी, मैंने बदली नहीं। आई था इसलिए क्या था, अब टी के साथ तो एम लगेगा नहीं, क्या लिख दिया मैंने, कितने काम किए, 2। इस हेल्पिंग वर्ब के ब्रैकेट में लिखो, जो दूसरी लाइन लिखी है ना अपने, दूसरा स्टेप, उसके आगे ही लिख दो चाहे तो। आवश्यकता अनुसार ये लिख देना, बी, बीन या बीइंग लिखा जाता है। अभी मैंने लिखवाए थे ना, आवश्यकता अनुसार बी, बीन या बीइंग लिखा जाता है। यह आवश्यकता कब कब होगी वो भी बताऊंगा। आवश्यकता अनुसार बी, बीन या बीइंग लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखेंगे ना ये, तो ये आवश्यकता कब होगी सुने, मॉडल होगा तो बी, हैज, हैव, हैड तो बीन, और पहले से ही आईएनजी है तो बीइंग। ये तीनों ही नहीं है तो अपने को इस पे ध्यान देना नहीं है। इधर देखो, यहां कुछ है क्या, ये देखो क्या लिखा हुआ है, आईएनजी। और इस अगर आईएनजी है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ दिया। तो अभी तक हमने एक तो सब्जेक्ट बना दिया और एक अपने क्या लिख दी, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तीसरा नंबर लिखो,
नंबर 3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना बच्चों, टेंस वेंस से इसको कोई लेना देना नहीं है, हमेशा मेन वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म। सुनना बच्चों, जिन साथियों को इसकी जानकारी नहीं उनके लिए बता रहा हूं मैं कि फर्स्ट फॉर्म तो क्या होती है, टेक, सेकंड क्या होती है, टुक, और थर्ड क्या होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसी क्रिया जो बहुत ज्यादा आती है काम में, जिनको नहीं पता है, पता है तो बढ़िया बात है, क्योंकि मैं आगे सेंटेंस दूंगा अभी इनके, तो ये जिसको नहीं पता है कहीं कोने में लिखते जाना, मैं आगे वाक्य दूंगा तब फंसेंगे नहीं आप। भाई जिसको नहीं पता, जिनको याद है उनके लिए तो नॉर्मल चीज है ये। तो मैंने तीसरा चरण क्या बताया, जो भी मुख्य क्रिया उसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, तो यहां मैंने इस बीइंग के बाद क्या चिपकाया, कितने काम कर लिए, 3 हो गया ये। नंबर 4, फोर्थ नंबर लिखो। तो हमने मेन वर्ब लिख दिया ना, इसके बाद क्या करना, लिखो प्रीपोजिशन। इसके बाद अपने को क्या लिखना होता है, प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के ब्रैकेट में लिख देना, आमतौर पर क्या लिखते हैं, बाई। आमतौर पर क्या लिखते हैं, बाई, हमेशा बाई नहीं लिखते हैं, ये भी याद रख लेना। तो हमको लिख लेना प्रीपोजिशन और ब्रैकेट में क्या लिख देना, बाई। यानी ज्यादातर अपने को पैसिव बनाते समय मुख्य क्रिया के क्या चिपकाना है, बाई। हां, कुछ ऐसी भी क्रियाएं जो बाई को नहीं स्वीकारती, वो भी मैं ही बताऊंगा कौन सी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब के बाद में बाई। तो प्रीपोजिशन ब्रैकेट में आमतौर पर बाई, फिर इसके आगे एरो करके लिख दो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, प्रीपोजिशन ब्रैकेट में बाई, उसके आगे तीर का निशान बनाकर लिख दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इधर सब्जेक्ट क्या था भैया, बोर्ड पे देखें, सब्जेक्ट क्या था, आई। हमने मेन वर्ब के बाद बाई लिख दिया, और आई का परिवर्तन याद करो क्या था, मी। और ये फालतू के शब्द में पड़े रहने तो इसको छेड़ना नहीं है, ये हो गया पैसिव, ठीक है ना। तो ये लिख लो उदाहरण। अब नाउ जहां था वहीं रखा मैंने इसमें परिवर्तन नहीं किया। तो ये एक वाक्य आप लिख लो, और अगला वाक्य खुद बनाने की कोशिश करना, गलत सलत जैसा बने कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में एक दो गलतियां होती जाएंगी, उसके लिए चिंता नहीं करो आप। ये उदाहरण लिख लो आप एक बार। ये नाव था, इस पे ध्यान देना नहीं, नाव का नाव यहां रहेगा। किसी को दिक्कत है तो नाव कभी कभी यहां भी लिख देते हैं, लेकिन आप ऐसा ही लिखना तो बेहतर है, हालांकि आपको वहां लिखना है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके वहां तो बढ़िया ऑप्शन रहते हैं, सीधा ऑप्शन देखकर बात खत्म। भाई आपने यहां पर आईएनजी देखते वही ऑप्शन देखने जिनमें बीइंग हो, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा हाँ एक तरीका और प्रैक्टिस की कमी है जो अपन सब मिलकर कर लेंगे। पहले लिख लो आराम से इसको। अब मैं आपको 2 वाक्य दूंगा, थोड़ी थोड़ी अगर ढंग से करेंगे तो एक आध गलती होगी, लेकिन सही हो जाएगा। पहले लिख लीजिए आराम से इनको, है ना। एक वाक्य है तो इसको लिख लो, मैं आगे कुछ सेंटेंस देता हूं, देखें आप बना पाते हो या नहीं। गलत सही की चिंता छोड़ दो, गलत होते रहेंगे, कितने गलत होंगे, 2 गलत होंगे, 5 होंगे, 40-50 वाक्य बनवाऊंगा मैं, बात खत्म। उसी को बोलते हैं परफेक्ट हो जाएंगे लास्ट में। पर यह है कि कम से कम घर से निकले तो एक सवाल का जुगाड़ तो अपने बैठना ही बैठना, कैसे भी करके समय ऐसे ही निकल जाएगा, तैयारी करनी है बढ़िया। ये लिखा क्या आप सबने, ये लिख लो, और मैं एक आपको सेंटेंस देता हूं जो आपको अपने हिसाब से बनाना, गलत बने सही बने मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुद्दा यह है कि बनाना अपने हाथों से है। तो ही टुक माई पेन लास्ट मंथ। ये कोई वाक्य है, थोड़ी सी मदद मैं यहां कर रहा हूं साथियों आपकी। ही अपना सब्जेक्ट हो गया है, टुक अभी मैंने बताया टेक टुक, ये वर्ब की कौन सी, सेकंड फॉर्म है। वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट माई पेन पूरा है, माई को चेंज करना नहीं बताया मैंने, इसलिए माई को छेड़ना
ये पूरा क्या हो गया भाई, और इसके बाद ये फालतू के हैं कब कहां कैसे एडवर्ब। तो एक बार आपसे जितना भी गलत सलत बने कोशिश कर लो, फिर देखते हैं। गलत सही की कोई बात नहीं। ही टुक माई पेन लास्ट मंथ, उसने पिछले माह मेरा पेन लिया। तो ये वाक्य है। आपसे चाहे पूरा वाक्य गलत बने, पर प्लीज एक बार कोशिश करो बनाने की। पूरा गलत बना लो चाहे, पर यह वादा रहा कि 4-5 वाक्य अगर खुद ने बनाए तो अंत में सही हो जाएगा। चाहे एक अक्षर सही नहीं हो वाक्य का, प्लीज किसी की मदद नहीं, पूरा गलत बनाओ, खुद बनाओ। टुक सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बता चुका टेकन। चाहे पूरा वाक्य गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पूरा उल्टा सीधा बना लो भले, पर खुद बनाना। जैसा बने, उल्टा सीधा टूटा फूटा कोई दिक्कत नहीं। यार 3 टॉपिक पढ़ने से अगर 2-3 सवाल होते हैं तो क्या बुराई है। एक एक नंबर आगे जाके बहुत काम आता है। एक नंबर पार करने से लोगों की उम्र निकल जाती है, नहीं हो पाता, एक एक नंबर से रह जाते हैं हमेशा। और ये तो वो है जो 8वीं 10वीं के बच्चे आराम से खेलते हुए कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है यार। आप इतने सब्जेक्ट पढ़ते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए भी अगर आप छोड़ते जाओगे तो फिर तो पूरा पेपर ही रह जाएगा। चाहे गलत बन जाए, मैं अभी भी कह रहा हूं पूरा गलत बन जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर बनाना खुद पूरा उल्टा बने। आपकी कॉपी आप चेक करेंगे, पर बनाना खुद। अगर खुद ईमानदारी से बनाए तो तीसरा चौथा वाक्य खुद से ही बना लोगे आप। भले कोशिश कर लो, कोशिश में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहां तो गलतियां सिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि भाई आप खुद कर पाओ। मैं आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने जो भी कोशिश की बार मिलाना, गलत हुआ गलत सही, कोई उसके लिए परेशान नहीं होना है। प्रैक्टिस यही तो चलती रहेगी, इसका क्या है। हाँ जी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढा, क्या है, उसको पहले पटको। यहां क्या लिख दिया, माई को बदलने की बात मैंने की नहीं थी। आई का मीर, मी का आई करना था, माई का कोई जिक्र, तो मैंने यहां आई को छेड़छाड़ किया भी नहीं। क्या लिखा, ये। यहां मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आई। मुख्य वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो याद करो कुछ समय पहले अपन डिस्कस कर रहे थे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो बेटा इधर, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो किसको काम में लेना, वाजवर। तो यहां पर पेन एक वचन है या बहुवचन, वाज आएगा या वर, तो यहां क्या आ गया, वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में लगाना है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और आगे जो है उसको रहने दो। ये ऐसे बन गया कि माई पेन वॉज टेकन बाय हिम लास्ट मंथ। इसको बाय हिम को चाहे लास्ट में लिखो यहां लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक चीज करेक्ट होनी चाहिए, वो ये देखो बेटा इधर, टुक का क्या किया है, ये सही है, आपके 4 ऑप्शन में उत्तर मिल जाएगा आपका। तो ये गलत हुआ है तो ये दिक्कत नहीं है, खुद ने किया वो जरूरी है। आप ऐसा तो है नहीं कि परफेक्ट है कि पहला ही सही हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, भले ही पूरा वाक्य गलत हो जाए, मात्र 5 सेंटेंस एक बार मेरे साथ ईमानदारी से बना लो, 5वें तक आपको बढ़िया लगने लगेगा। तो ये गलत हुआ है, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, मैं आगे सेंटेंस फिर दे रहा हूं, कोशिश करना अपनी तरफ से बनाने की, ठीक। मोहन हैज टेकन माई बुक्स रिसेंटली। ये कोई वाक्य है, और थोड़ी थोड़ी मदद कर देता हूं यहां पर आपकी। मोहन
सब्जेक्ट है और वैसे ये बेचारा क्या है, नाउन। हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की पहले से ही क्या दे रखी है, और मुख्य क्रिया के बाद वाला क्या हो गया। और ये कब क्या फालतू के शब्द जो हैं, तो एक बार आप देख लो, आपसे बन पाए तो। गलत सही की कोई चिंता नहीं, पूरा गलत बनाओ भले ही। अभी ये दूसरा वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब हैज दे रखी है तो मैं बता चुका, हैज एव का हैज एव ही रखना है। जैसा सब्जेक्ट अब बनेगा उस हिसाब से, एक वचन हो तो हैज का हैज ही रहने देना, और बहुवचन हो तो हैव कर लेना। और हैज एव में क्या जुड़ता, बीन, आईएनजी का बीइंग, और मॉडल में बी। तो इसका एक बार आप गलत सलत बना लो, जैसा भी बने आपसे। पूरा भी गलत हो रहा है तो उसके लिए घबराना नहीं है, वहां सब प्रॉपर सेंटेंस लिखे हुए मिलेंगे, कहीं चिंता की जरूरत नहीं है। पर कम से कम इतना तो देख ही सकते हैं कि यार हैज है तो बीन वाले ऑप्शन ढूंढ लो। छोटी छोटी चीजों से तो काम बनेगा, चाहे गलत हो पूरा कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 5 सेंटेंस एक बार ईमानदारी से बना लो। फिर तो इसकी सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है भाई। मैं तो ये मानता हूं कि अगर एक बार में एक शब्द में भी सुधार होता है तो 10-15 वाक्य में पूरा परफेक्ट हो जाएगा। फिर तो एक्टिव पैसिव में सिर्फ क्रिया ही देखनी, फालतू के ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं। क्रिया देखा, सेकंड फॉर्म में वाज वर वाले ऑप्शन देकर बात खत्म, उत्तर। तो अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के बाद मिलता है, क्या है वो, माई बुक्स। आगे देखो भैया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज का हैज है भी रखना है, हैज एव का हैज है भी रखना है। यहां मोहन कितना है, एक। हमने क्या लिखा था, किताबें कितनी हैं, एक या ज्यादा, तो हैज की जगह क्या कर दो, हैज एव का हैज है भी रखना है, पर बहुवचन है तो हैव कर दो। आमतौर की प्रैक्टिस में सब हो जाएगा, धीरे धीरे एक दो गलती होगी ना तो वो चीज अपने को आगे से प्रैक्टिस में आ जाएगी। हैज हैव के बाद में प्रैक्टिस कर लिए, क्या जोड़ें भाई, हैज हैव में क्या जोड़ना है, बीन। थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। उसके बाद क्या लगाओ, मोहन नाम बदलता नहीं है, और आगे रिसेंटली है। अरे एक आध अक्षर तो सही हुआ ही होगा, पूरा वाक्य तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, आपने भी ऐसे कितने प्रैक्टिस कर ली, एक आध वाक्य बनाया है। तो अगर मैं कह रहा हूं 50 वाक्य बना दूंगा लास्ट तक, बहुत है। और ये तो खुद बना रहे हो पूरा, वहां पूरा थोड़ी बनाना है। वहां तो एक आपको वहां परीक्षा में क्या करना होता है, चाहे आज ही घर पर जाके देख लेना, आपको परीक्षा में क्या देखना है, हैज टेकन, बस सीधे ऑप्शन जाओ। हैज टेकन का वही ऑप्शन ढूंढो जिसमें बीन है। भाई ये तो तय है कि हैज एव का क्या बनेगा, बीन से। तो छोटी छोटी चीजों से तो काम बनेगा। मैं फिर से वाक्य दे रहा हूं, तो क्या है कि प्रैक्टिस से ही काम बनेगा, ये तय है। अभी तक आपने वाक्य बनाए सिर्फ 2, तो अभी गलतियां संभव है। कम से कम 4-5 वाक्यों के बाद हाँ फिर देखते हैं कि भाई हमसे जो है कहां गलती हो रही है। आगे देखो, सी कैन स्पीक इंग्लिश इजीली, ये कोई वाक्य है। और अगर थोड़ी सी मदद मैं करूं अभी तो, और आपको मदद की वैसे जरूरत नहीं कि ये सी जो है सब्जेक्ट है और है क्या, प्रोनाउन।
कैन मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब कह दो या मॉडल कह दो, मॉडल बदलते नहीं है, उसमें जुड़ता क्या है, बी, बाकी कैन बदलेगा नहीं। स्पीक वर्ब की क्या फॉर्म है, जिन बच्चों को इसकी फॉर्म पता नहीं बता दूं, सेकंड फॉर्म तो होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। इसके मुख्य क्रिया के जस्ट बाद वाला क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये फालतू के शब्द जो भी हों। तो देखते हैं कितना क्या बना पाते हो। जितना गलत हो उसमें अपन सुधार ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां मैं इसीलिए तो करवा रहा हूं अलग अलग देकर। अगर मुझे झूठी खुशी देनी हो तो सेम टू सेम सेंटेंस देकर आपको भी झूठी खुशी दिला सकता हूं मैं, पर मेरे को पता है कि हर तरह के वाक्य करेंगे तो जो छोटी छोटी गलतियां वो नहीं होंगी। फिर जिन बच्चों को ये छोटे छोटे वर्ब की फॉर्म पता नहीं है, कोई नहीं, अब सीख जाएंगे, कौन सी देरी है। लिख लो साइड में कहीं पर ये छोटे छोटे वाक्य। पर ये चीजें एक बार ढंग से सीख ली तो फिर अपने को आगे के नियमों में नहीं भी आए तो कोई नहीं, अपना काम तो बन गया। तो ये बनाओ एक बार, गलत सलत जैसा बने। बस दिक्कत यह है कि अब जो कल बच्चे आएंगे उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी कि हम हर मेहनत कभी रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपने साथियों को आप समझाना एक बार थोड़ा थोड़ा, और आपने एक बार समझा दिया तो जीवन भर भूलोगे नहीं कोई चीज, क्योंकि अपन किसी को थोड़ा सा भी समझा देते हैं तो वो चीज रट जाती है। अब जिसको सीखना है अपना काम बनाना, वो हर तरीके से कोशिश करेगा। हम तो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है और बोले कि भाई खर्चे की समस्या है तो स्कूल ज्वाइन कर लेना, पढ़ाई नहीं छोड़ना कभी। एक बार पढ़ाई छूटी तो फिर जीवन में दोबारा उसको करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्कूल में पढ़ाते हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उससे नॉलेज जुड़ी रहती है, आदमी एजुकेशन से जुड़ा रहता है। ट्यूशन पढ़ाओ भाई। तो इसलिए क्या है कि जुड़े हुए रहना बहुत जरूरी है किसी चीज से। तो आपको कोई चीज कोई साथी पूछता है तो उसको 2 मिनट बैठ के बता देना, फिर तुम नहीं भूलोगे उसको, वो भूलेगा नहीं बोले, लेकिन आपको याद रहेगी वो हमेशा। कभी भी देख लेना, किसी को आप ये चीज इतनी सी बताइए, अगर देख देख के भी समझा दिया ना तो रट जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, तो इसमें कोशिश करते हैं बनाने की। मुख्य क्रिया के बाद वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख लो, सब्जेक्ट बना लो। क्या लिखा हमने, इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल है, मॉडल में छेड़छाड़ नहीं होती, कैन का। एक चीज बताई थी, देखो आपको याद हो तो, कि मॉडल है तो मॉडल में क्या जोड़ना है, तो मॉडल का क्या हो गया, कैन बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या है, तो यहां लिखा हमने स्पोकन। आगे क्या, बाई। सी, सी का क्या बताया था, हर, और आगे भाई थोड़ा ही सही, थोड़ा थोड़ा तो सही हुआ होगा कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा हो जाए, उसमें समय लगेगा, पर कम से कम हम 2 अक्षर खुद लिखना सीख रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। तो ये ऐसा, तो परीक्षा में दिमाग कहां लगाना, इतना ही। कैन स्पीक दिखते ही सीधा वही ऑप्शन जिसमें क्या हो, कैन बी स्पोकन। बाकी फालतू की कहानी में घुसने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे कोई भी है कि जिनका पूरा सही हुआ हो, अरे वाह, मैं सोचा था हाथ ही नहीं हिल रहे किसी के, क्योंकि हम तो क्या स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की आदत है, 10वीं 8वीं वालों को, तो हमको तो पता है कैसे क्या, तो उनको सिखा सकते हैं, तो आप तो सीख ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, समय तो आता ही है भाई। ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपन कोई परफेक्ट बनाना है, पर अपना काम ये है कि अपन कर सकते हैं, कोशिश तो करें उस चीज को। चलो मैं अगला वाक्य देता हूं, टूटा फूटा ही सही अपने को बनाने की कोशिश तो करते ही जाना है। इस बार मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, देखिए आप कुछ कर पाए तो। ही स्पीक्स इंग्लिश, तो अब आप बनाओ इसको,
वह अंग्रेजी बोलता है। मैंने स्पीक की फॉर्म भी बता रखी है। ये जानबूझ के मैंने दिया गलत कराने के लिए, ताकि ये वाले वाक्य जो देखो वर्ब दे रखी है, ऐसी ऐस दे रखा, तो खुद पूरा पैटर्न ढंग से करो। बात गलत कराने की नहीं, हर तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे तो बाद में कहीं नहीं अटकोगे। अगर ईमानदारी से 1-1.5 घंटे पढ़ लेते हैं तो बस इसीलिए तो आते हो घर से इतनी दूर। मैं तो कह रहा हूं 3 टॉपिक मेरे पढ़ाए हुए ढंग से दिमाग में घुसेड़ लेना, 5 में से 3 सवाल वो और एक आध वर्ड मीनिंग का, और क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 200 पेज की पूरी व्याकरण पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो आप, तो अपना जो भी है। अंग्रेजी में बस ये 3 टॉपिक ईमानदारी से पढ़ लो और थोड़ा वर्ड मीनिंग वाला कर लो, बहुत है मेरे लिए तो। ज्यादा गलतियां तो क्या है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब वालों में होती है बच्चों से, तो उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि गलत हो हुआ के भी अपना लास्ट में रिजल्ट बढ़िया निकल जाए, बस कि भाई अपन कर पाए। स्पीक की थर्ड फॉर्म बता रखी है, मैंने अभी जस्ट बताया था, स्पोकन होती है। तो देखो इसमें तो 3 ही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी नाउन है, इसको छेड़ना नहीं है। उसको शुरू में लिख के क्या लिखा, इंग्लिश। अब यहां पर एक चीज है भैया, स्पीक्स हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्रिया में क्या है, एस। ये देखो क्रिया में क्या है, एस, किससे बनेगा, इज आर एम से। अंग्रेजी भाषा एक वचन है, क्या आ गया, इज। थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन, आगे ही का। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। अगर कोई गलती हुई है तो उसको आगे सुधारना, अभी तो प्रैक्टिस की शुरुआत की हमने। चलो एक वाक्य और देते थे। अरे थोड़ा ही सही टूटा फूटा हो तो रहा है क्या, चलो हो जाएगा, फिर टूटा फूटा हो रहा है तो आगे बढ़िया भी हो जाएंगे। ही विल कॉल यू टुमारो। देखिए कितना गलत बना पाते हो, ढंग से तसल्ली से देखो। ही विल कॉल यू टुमारो। एक और चीज, कॉल की थर्ड और सेकंड फॉर्म ईडी लगा के कॉल्ड, कॉल्ड हो जाएगी, तो इसलिए कोई चिंता नहीं करना। मॉडल है इसमें विल, ही विल कॉल यू टुमारो। एक बार देखते हैं बिना मदद के आप कितना सही बना पाते हो। कॉल की थर्ड फॉर्म ईडी लगा देना सिर्फ, ज्यादातर में तो खैर ईडी लग के बन जाता है, जो अलग होगी वो भी प्रैक्टिस से कर लेंगे। और जो कोई साथ में रहता और जो आया नहीं हो तो उसको थोड़ा सा ही समझा देना आप, ये पक्का आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। मेरे को भी आलस आया कि यार इतने दिन बाद पढ़ाएंगे, लेकिन वही बात है कि आलस का कभी तो अंत होना ही है। आज नहीं लेते तो कल ये दिमाग में विचार आता, कल नहीं लेते तो परसों सोचते कि यार ऐसा कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे करते 10-15 साल चले जाते और आपकी नौकरी करने की उम्र भी निकल जाती। ये तो अब वैकेंसी आने लगी पिछली टाइम में, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीएड करने के बाद 5-5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई, निकल गया समय है। बहुत सारे हैं। ये क्यों, पहले बीच में एक दौर आया था 3-4 साल कोई वैकेंसी नहीं है, तो नहीं आई तो नहीं आई साहब, तो तकदीर की बात है। कईयों की ऐसी किस्मत बनी कि ये अभी 18-19 में बीएड हुई और वैकेंसी चालू है कंटिन्यू, उसको रुक ही नहीं रही है, तो तकदीर की बात है। तो तैयारी अपने हाथ में होती है, वो चीज हो जाती है। चलो इसको देखते हैं, किसी ने बनाया हो तो। किसी ने बनाया है क्या, तो देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो फालतू के शब्द। यू को बदलते नहीं, प्रोनाउन वाली लिस्ट में बता रखा है मैंने, यू का क्या रहता है, यू। तो यहां क्या लिख दिया, मॉडल चेंज होते विल का, मॉडल में जुड़ता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म
आगे ही का, और बस। तो ये ऐसे, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं भाई। मैं आपको बाकी के सेंटेंस में तो ये कहता हूं, इसको रट लो थोड़ा सा। विल कॉल का क्या हो जाएगा? विल बी कॉल। आप मानेंगे नहीं, पिछली बार के पेपर देख लेना, आपको अब घर पे जाके देखोगे तो समझ में आएगा कि यार बताओ कितनी छोटी चीजें जो हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं। एक दो सेंटेंस और दें कि बहुत है? एक दो सेंटेंस और बना लेते हैं, हालांकि अभी तो बहुत बनाने, एक दो से तो क्या ही बनेगा। खैर ये तो एक सिर्फ स्टार्टिंग तो प्रैक्टिस के हिसाब से कि चलो भाई अपन बना लेते हैं ऐसा। ही कॉल्ड मी यस्टरडे। देखते हैं इसमें क्या करते हो, थोड़ा सा उलझन भरा है। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, यहां कॉल्ड सेकंड फॉर्म भी कॉल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, पर याद रखें बच्चों, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती ही नहीं है। इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं है। ये कौन सी है? सेकंड फॉर्म। तो उस हिसाब से बनाना आपको। थर्ड फॉर्म तो कभी आती ही नहीं, अकेले हेल्पिंग वर्ब लेकर ही आएगी, और हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगी तो हमको पता चल ही जाएगा क्या करना है। तो देखते हैं इसको कितना गलत बना पाते हो। तो जितना खुद बनाओगे, हो सकता है थोड़ी गलतियों में, ये नहीं कह रहा हूं भाई, अभी तो 5 वाक्य है मात्र, तो अगर इसमें भी आप सुधार कर लिए तो बहुत बढ़िया है, फिर आगे गलतियां नहीं होंगी। बनाया क्या किसी ने? एक दो बार क्या है कि थोड़ी वर्ब वाली लिस्ट के जैसे जैसे वाक्य बनाते जाओगे ना तो याद हो जाएगी। अभी शुरुआत में ऐसा नहीं कि याद हो जाए सबको, इसलिए ऐसी चिंता भी मत करना कि आप सोचो कि यार हमको तो याद ही नहीं हो रही है। याद नहीं होगी वो, अपन जैसे जैसे वाक्य बनाएंगे ना तो अपने को याद हो जाएगा। बस ऐसे नहीं हो सकता कि अपन रट के बैठ जाएं। देखो भाई, इसमें सबसे पहले तो जैसे आया ही सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इससे अपने को क्या ही मतलब है। मी का क्या बनता? वर्ब की सेकंड फॉर्म का वाज वर, और आई के साथ वाज आता है, तो आई ये बता चुका हूं मैं पहले ही, आई वाज। थर्ड फॉर्म भी क्या रहती है? कॉल्ड बाई ही का, और बस। थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ क्या? अगर किसी के कोई गलती हो रही तो आप ये देखो कि हम कहां गलती कर रहे हैं। आपकी गलती आप ही सुधारेंगे, दूसरा तो देखो कोई आएगा नहीं। अगला और आज के लिए आखिरी पॉइंट लिख लो इसमें नीचे। तो नियम नहीं बदलेंगे, एक्टिव पैसिव का यही तरीका है। आप इसको घुमा के पढ़ लो, सीधा पढ़ लो, तरीके यही है। हां, अरे ऐसा भी है कि जिसके पूरा सही हुआ हो, और ये आई के साथ वाज वर वाले में दुखी होना नहीं, मैं स्पष्ट बता चुका हूं, आई के साथ वाज ही आएगा। और ये गलत मैंने आपसे हुआ नहीं है, गलत मैंने करवाया है ताकि वहां गलतियां नहीं हो। यहां हर तरह का सेंटेंस में इसलिए तो दे रहा हूं, मैं अभी भी आपको चाहे तो एक जैसे 10 सेंटेंस देके 10 के 10 सही करा सकता हूं एक एक बच्चे से, मुझे पता है कि आप क्या कर पाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हर तरह का वाक्य करोगे तो वहां गलतियों से सामने आएगा कि भाई हाँ हम ये कर पा रहे हैं, ये नहीं। अगला और आखिरी पॉइंट इसमें नीचे नोट डाल के लिखेंगे, जो गलतियां हो रही है एक बार घर पे दोबारा देख लोगे तो मेरे हिसाब से नहीं होगी। लिखो इसमें, यदि किसी सेंटेंस में, इसमें नीचे नोट डाल के एरो करके जैसा भी आप लिखिए, यदि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट
फिर ये लिख लेना बोर्ड पर से। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पीपल, वी, दे, यू, पुलिस, हाँ, यदि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर ये बोर्ड पर से उतारने अपने को, पीपल, वी, दे, यू, पीपल, पुलिस, ये जो बोर्ड पे है एक बार लिख लो, पब्लिक, क्राउड, समवन, समबडी, इनको नहीं रटना है। जो काम की बात मैं वो वैसे इनके बिना भी समझाने की कोशिश कर दूंगा। नो वन, नो बडी, एनी वन, एनी बडी, एनी वन, एनी बडी। एवरी वन, एवरीबडी। एक बार आप लिख लो, है ना इसको। मतलब ये है कि दो चार शब्द तो ये वाले, और बाकी ऐसे शब्द जिनमें वन या बडी जुड़ा आता है। तो एक बार मैं शुरू से बोल देता हूं, आप लिख लो कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पीपल, वी, दे, यू, पुलिस, पब्लिक, क्राउड, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, लिख लो आराम से इनको। भाई जैसे क्राउड आप समझ गए ना, भीड़ वगैरह के लिए आता है, भीड़। तो मैं एक बार बोल देता हूं, आप आराम से लिख लो। नियम वही हैं जो हैं, इनमें कुछ भी नया नहीं है, छोटी बड़ी चीजें कुछ एक्स्ट्रा हो सकती है बस। तो हम ये कह रहे थे कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये सारे लिख लो, इनको रटने की जरूरत नहीं है। इसका जो मूल आधार है वो मैं मौखिक समझा दूंगा ताकि इनको रटना नहीं पड़े। आदि में से हो, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर ये सारे शब्द लिख लो और फिर लिखना एटसेट्रा। आदि में से हो मतलब इनमें से कोई भी हो, आदि में से हो तो उसे पैसिव में बदलते समय, वापस बोल देता हूं, आदि में से हो तो उसे पैसिव में बदलते समय लिखने की जरूरत नहीं होती। पैसिव में बदलते समय लिखने की आवश्यकता, क्या लिखने की क्या नहीं वो मैं सब बता दूंगा, सिर्फ आप लिख लो। लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो इसका एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। ये जितने भी सब्जेक्ट है ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लिखो मत लिखो कोई फर्क, जैसे एक्टिव में लिखा हुआ है पीपल, लोग सुबह चाय पीते हैं, पैसिव बनाएंगे तो चाय सुबह पी जाती है, आगे बाई पीपल लिखने की जरूरत, ये कॉमन सेंस की बात है। यानी ऐसा कोई सब्जेक्ट दे रखा हो जिसमें पता चल जाता है, जैसे पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, अब इसका पैसिव बनाएंगे चोर को गिरफ्तार किया गया, अब आगे पुलिस के द्वारा लगाने की जरूरत, ये अपने आप में समझने वाली बात है। तो इनको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लगाओ तब भी गुनाह नहीं है, लेकिन आमतौर पर इनको लिखा, जैसे मान लो ये नहीं, इसमें से नहीं, मैंने एक वाक्य दिया कि डॉक्टरों ने मरीज का ऑपरेशन किया, ये वाक्य मैं पैसिव बनाऊंगा, मरीज का ऑपरेशन किया गया, आगे डॉक्टर लगाओ मत लगाओ अपने आप में समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये जरूरी चीज है कि अगर ये कहीं पर हो और आपको अगर पैसिव बनाना है तो इनको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे मैं कोई एक वाक्य बनाने की कोशिश करता हूं, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। पहले एक बार समझ लेना फिर बाद में लिख लेना, अपने कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। कि लोग पीते हैं चाय सुबह, ऑब्जेक्ट कौन सा है? मुख्य क्रिया के बाद वाला, क्या है? टी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टी। ये वर्ब की कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म होती तो इजारएम,
टी के साथ क्या आया, थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, टेकन। अब आप बाई पीपल लिखो मत लिखो तब भी पता लग जाएगा, चाय गाय भैंस तो पीने से रहे, कौन पीते हैं चाय, लोग, तो इतना ही लिख दो, टी इज टेकन इन, सुबह चाय पी जाती, बात खत्म। तो यहां पर बाई पीपल लिखो या मत लिखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है। इसको लिख लो, एक वाक्य मैं आपको दे देता हूं लास्ट, वो बना लो और फिर बहुत कल करेंगे फिर प्रैक्टिस। तो ये कोई नियम तो खैर क्या बोले पर ठीक है, चल जाता है। जैसे मैंने कहा वी शुड हेल्प द पुअर, बस ये एक वाक्य बना लो अपनी मर्जी से, फिर कल प्रैक्टिस करेंगे इनकी। आज वाली चीजें बढ़िया कर पढ़ के आओगे तो कल एक भी गलत नहीं होगा। आप चाहे तो आज ही घर जाके पीछे वाले परीक्षाओं के ऑप्शन वाले सवाल देख लेना, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ऊपर वाला लिख लें, और वी शुड हेल्प द पुअर इसका बनाना है, शुड मॉडल है, हेल्प की थर्ड फॉर्म ईडी लगा के हेल्प्ड बन जाती है, और ऑब्जेक्ट द पुअर है ही, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो पैसिव इतना ही बना लो कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें क्या सबके लिए ही लागू है। अब आप बाई एस लिखो मत लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, लिख भी सकते और नहीं भी। फिर क्या ज्यादा पढ़ लेंगे तो कल वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे कि साला आज ही खींच दिया पेज पूरा, कि हम नहीं आए तब पढ़ा दिया, हम आते तो नहीं पढ़ा पाते इतना। खैर जिसको देखो पढ़ना है वो अपने अपने तरीके खुद निकाल लेता है। मेरे भले ही तो बाहर आके चाय पी के ही निकलो ना, अपन को क्या ही फर्क पड़ता है, अपने तो घंटे काउंट होते हैं। मेरे भले ही तो पढ़े, अपना ईमानदारी से पढ़ाएंगे, अपने काम में कमी नहीं रखूंगा मैं। ये पहले दिन भी कहा और आज भी और अंत तक अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। आप में एक भी बच्चा पढ़े कि नहीं पढ़े, पर मुझे विश्वास है कि कुछ बच्चे ईमानदारी से रिजल्ट देंगे, बस और क्या करना अपने को। तो इसलिए संसार का यही नियम है, आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। किसी ने बनाया है क्या भाई, हेल्प का तो हेल्प्ड हो जाता है, मॉडल का एक वचन बहुवचन से कोई मतलब है नहीं, मॉडल बदलते भी नहीं बेचारे, तो इसलिए ज्यादा कोई चिंता की जरूरत है नहीं। द पुअर है तो द पुअर नाउन है, नाउन में छेड़छाड़ होती नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। देखो मैं कोशिश करता हूं बताने की। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द, देखो मुख्य क्रिया के बाद वाला ऑब्जेक्ट, अकेला द तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या लिखा, मॉडल में चेंज होता नहीं है, मॉडल में जुड़ता क्या है, और आगे क्या थर्ड फॉर्म। अब आप बाई अस लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का ठीक हुआ है क्या ये, तो जिनके छोटी बड़ी गलतियां हो रही है तो वो दुखी नहीं हो, पहला दिन है एक्टिव पैसिव का, अंतिम दिन नहीं है। तो घर जाके एक बार तसल्ली से वापस देखना इनको, अपनी जहां गलतियां हैं उनको देखो कि हम क्या चीज समझने में गलती कर रहे हैं, ये लिख लो। और 2-5 शब्द याद करने वाले भी लिख लेते हैं, आ ही गए जब। तो ये जो 8-10 वाक्य हमने बनाए हैं, आप घर पे जाके तसल्ली से देखोगे तो सच में अच्छा लगेगा, अगर पढ़ना चाहते हैं तब। तो इसको इतना ही बहुत है, और कोई बहुत बड़ी गलती, और वहां जाके तो बनाना ही नहीं है अपने को। यहां तो आप पूरा खुद बना रहे हो, वहां कौन सा बनाना है, वहां तो ऑप्शन देखने, वहां तो इतना ही देख लेना कि शुड हेल्प का शुड बी हेल्प्ड वाला ऑप्शन देख लो और बात खत्म। तो वहां तो बनाना ही नहीं है, इतना कोई लंबा चौड़ा कारोबार ही नहीं है। चलिए, अपने ग्लोसरी कुछ लिखी थी क्या 20-25?